हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है स्पेशल केसेस। अब आप सोच रहे होंगे मैम आखिरकार ये कौन सा टॉपिक हुआ स्पेशल केसेस का। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम कुछ अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सी बार हमें पता नहीं होता कि हमें गेट का यूज कहाँ करना है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है, हैविंग का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है। और अगर हम देखें ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जैसे मेड ऑफ वगैरह का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है। तो ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में इनसे हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा गेट। गेट का यूज हम यूजुअली करेंगे बीमार हो जाना, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। गेट का यूज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बीमार हो जाने के लिए यूज हो रहा है। एक ऐसा केस है जहां पर ये बीमार हो जाने के लिए भी यूज होता है। मुझे खांसी हो रखी है, आई गॉट कॉफ, आई गॉट कॉफ। मुझे खांसी हो गई, आई गॉट कॉफ। हो रखी है नहीं, मुझे खांसी हो गई, आई गॉट कॉफ। राम को बुखार हो गया है, राम हैज गॉट फीवर। गेट की फॉर्म यूज कर रखी है ना हमने यहां पर, है ना। जब भी पापा डांटते हैं तुम्हें बुखार हो जाता है। Whenever dad scolds you, you get fever. Whenever dad scolds you, you get फीवर। आपने देखा यहाँ पर हर जगह बीमारी की बात हो रही है और हम बोलते ना यार बुखार हो गया या खांसी हो गई या ऐसा हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। आप बता रहे हो कि आपको कोई बीमार हो जाने के टर्म्स में अगर हमें कभी यूज करना हो तो हम गेट का यूज करेंगे। जैसे उसे टीबी हो गया था, ही हैड गॉट टीबी, ही हैड गॉट टीबी। ठंडा पानी मत पियो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्या बोला गया? ठंडा पानी मत पियो तुम्हें ठंड लग जाएगी। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, यू विल गेट कोल्ड। अब यहां पर गेट का मतलब यही नहीं है कि कोई चीज मिलना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहां पर है कि आप बीमार हो जा रहे हैं, जब भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। राम भीगा हुआ है, उसे बुखार हो सकता है। राम इज ड्रेंच्ड। यू गॉट अ न्यू वर्ड टुडे, भीगा हुआ होना। जब इंसान बिल्कुल बहुत ज्यादा भीगा हुआ होता है ना, तब हम उसे ड्रेंच्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रेंच्ड। वोकैबुलरी में एक और वर्ड ऐड कर लो, ड्रेंच्ड, ठीक है। क्या बोला? राम इज ड्रेंच्ड, ही मे गेट कोल्ड। समझ में आया गेट का यूज? अगेन मैं बोल के दिखाऊंगी, आप लोगों को भी साथ साथ रिपीट करना है। I got cough. Ram has got fever. Whenever dad scolds you, you get fever. He had got TB. Do not drink or don't drink cold water. You will get cold. Ram is drenched. He may get cold. समझ में आई ये बात किस तरीके से किया गया? गुड। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज के जब आप शौकीन हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मतलब मुझे गाने का बहुत शौक है, गाने सुनने का। म्यूजिक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझना, इफ द सब्जेक्ट इज फॉन्ड ऑफ एनी वर्ब, अगर जो सब्जेक्ट है, जो हमारा करता है, वो किसी क्रिया का फॉन्ड ऑफ है, मतलब जैसे प्लेइंग, प्लेइंग क्या है अपने आप में? क्रिया। सिंगिंग, सिंगिंग क्या है अपने आप में? क्रिया। गाना गाने का शौक है। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ है, मतलब कि शौकीन है किसका? किसी भी वर्ब का, तो हम आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। उस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। अगर मैं कहूं राम इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो यहां पर क्रिकेट एक खेल है, क्रिया नहीं है ना। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस ठीक है। बट इफ आई से राम इज फॉन्ड ऑफ प्ले, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं राम खेलने का शौकीन है, तो हम वहां प्ले नहीं कहेंगे, हम वहां पर प्लेइंग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेइंग।
सो राम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग सही होगा. सो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि प्ले जो है वो एक वर्ब है और हमें आईएनजी यूज करना होता है जब भी हम कोई भी वर्ब जो है, कोई भी क्रिया जो है उसके शौकीन होते हैं. ठीक है, क्लियर हुई ये बात, समझ में आई? चलिए, सो कैसे? मैं संगीत का शौकीन हूं. आई टोल्ड यू आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. सो यहां पर म्यूजिक जो है वो क्रिया नहीं है, संगीत कोई क्रिया नहीं है. संगीत इज नॉट अ वर्ब. तुम इसके शौकीन क्यों हो? वाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट. अब इट मतलब हमें नहीं पता कि ये क्रिया है या नहीं है, है ना? किसी चीज के बारे में बात की गई है. सो वाई आर यू फॉन्ड ऑफ इट. राम पढ़ने का शौकीन था. अब पढ़ना, पढ़ना क्या है? अपने आप में वर्ब है और जब भी हम किसी वर्ब के शौकीन हैं, किसी क्रिया के शौकीन हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं. सो राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग. राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ये लड़का खेलने का शौकीन है. दिस बॉय इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. सो समझ में आया? फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होता है. फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन. ठीक है, खेलना एक क्रिया है इसीलिए आईएनजी हमने यहां पर लगाया है प्ले के साथ. नेक्स्ट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूं. मैं किसका शौकीन हूं? मैं क्रिकेट का शौकीन हूं. आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अब क्रिकेट यहां पर कोई भी क्रिया नहीं है, ये एक खेल है, इसीलिए हम यहां पर आईएनजी तो नहीं लगा सकते. हम आईएनजी केवल कब लगाएंगे? जब कोई क्रिया होगी. सो आप जब भी अब से कोई बात बोल रहे हैं कि आपको जिस भी चीज का, जैसे आपको मान लो खाना पकाने का शौक है, तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, राइट? इसी तरीके से आई बात समझ में? फॉन्ड ऑफ का यूज हम कहां करते हैं बोलते समय? आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा मेंट फॉर और मेड फॉर. मेंट फॉर और मेड फॉर मतलब बना होना. कैसे समझना? इफ द सब्जेक्ट इज मेंट फॉर सम वर्ब. अब जैसे यहां बोल रहे राम इज मेंट फॉर क्रिकेट. भाई राम जो है ना वो क्रिकेट के लिए ही बना है ना? क्या बोलते हैं हम कि भाई राम जो है वो क्रिकेट के लिए ही बना है. अब वहां पर हम क्या यूज करेंगे? मेंट फॉर. क्यों यूज किया हमने? समझो, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बना है किसी क्रिया के लिए, अब यहां पर क्रिकेट तो क्रिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देन आईएनजी नीड्स टू बी यूज्ड विद दैट वर्ब. उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, जैसे हम पहले वाले में भी कर रहे थे, फॉन्ड ऑफ में भी कर रहे थे. सेम चीज यहां पर है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बट इफ अगर हम ये कहें कि राम इज मेंट फॉर प्ले, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि प्ले एक वर्ब है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आईएनजी विद दैट वर्ब and we will say Ram is meant for playing. So meant for या फिर made for अगर हम बोलें इसका मतलब है बना होना. और सेम चीज है जैसे कि फॉन्ड ऑफ में थी, अगर किसी क्रिया के लिए बना हुआ है, वर्ब है कोई, तो वहां पर आप आईएनजी जो है उसके साथ में लगा देंगे. ओके बेटा, चलो. जैसे तुम बिजनेस के लिए बने हो. यू आर meant for business. बिजनेस कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए हमने सीधा रखा. तुम बिजनेस करने के लिए बने हो. अब यहां पर क्या हो गया? करने के लिए बने हो, इसीलिए यू आर मेंट फॉर डूइंग. तो डू के साथ हमने आईएनजी लगा दिया. ये एक वर्ब हो गई, है ना? ये क्या हो गई? एक वर्ब हो गई. नेक्स्ट, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो. यू आर ओनली मेंट फॉर मी. तो यहां पर और तो कोई क्रिया तो है नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, तो आप उसमें कैसे कहेंगे? यू आर ओनली मेंट फॉर मी. हम एक दूसरे के लिए बने हैं. वी आर मेंट या फिर वी आर मेड फॉर ईच अदर. कुछ भी बोल सकते हो, मेंट फॉर बी और मेड फॉर बी. सो यू आर मेंट या फिर मेड फॉर ईच अदर. वी आर एक्चुअली. नेक्स्ट है किताब पढ़ने के लिए बनी है. बुक इज मेंट फॉर रीडिंग. बुक इज मेंट फॉर रीडिंग या बुक इज मेड फॉर
रीडिंग किस लिए बनी है? ये पढ़ने के लिए। सो मेंट फॉर का यूज समझ में आया? कहां करोगे? मेड फॉर तो आप अक्सर यूज करते ही हैं, लेकिन मेंट फॉर का भी यूज यहां पर आपने सीखा आज कि ये भी किसी चीज के लिए, बने होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं। टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं। टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। क्लियर? समझ में आ गई ना ये बात? अब क्योंकि पढ़ाने के लिए बोला गया तो ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, इसीलिए टीच के साथ हमने क्या लगा दिया? ING लगा दिया। क्या लगा दिया टीच के साथ? ING। क्या बन गया? टीचिंग। सो टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। अगेन पढ़ के देखते हैं। You are meant for business. You are meant for doing business because doing क्या है? Verb है। You are only meant for me. We are meant for or we are made for each other. Book is meant for reading. Teachers are meant for teaching. Okay? अब जब भी हमें बोलना हो मेड इन, सो कंट्री का नाम जब भी हमें बताना हो कि किस कंट्री में बना है तो हम करेंगे मेड इन। अगर हमें बताना है किसी मटेरियल के बारे में कि किस चीज से वो बना हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? मेड ऑफ। अगर हमें बताना है किसके द्वारा बनाया गया है, कंपनी का नाम या किसी पर्सन का नाम, तो हम बोलते हैं मेड बाय। तो ये इन, ऑफ, बाय का जो डिफरेंस है ये समझो। इन हम कंट्री के लिए यूज करेंगे, ऑफ हम मटेरियल के लिए, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया होगा उस चीज को बनाने के लिए, और बाय का यूज हम उस कंपनी का नाम कि भाई ये इस कंपनी ने बनाया है। जैसे ये जूते मान लो नाइकी ने बनाए हैं, एडिडास ने बनाए हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के द्वारा, कोई पिक्चर है, कोई भी तस्वीर है, कोई पेंटिंग है, वो किस पर्सन ने बनाई है, वहां क्या लिखा जाएगा? मेड बाय। सो इन, ऑफ और बाय का डिफरेंस ऐसे होता है। अब देखते हैं इसमें, देखो ये मोबाइल चाइना का है। दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। अब क्योंकि हमें कंट्री का नाम बताना था इसीलिए हमने इन का यूज किया यहां पर। सो चाइना इज द नेम ऑफ अ कंट्री, इसलिए। ये मोबाइल प्लास्टिक का है। प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल है। बता रहे हैं किस चीज से बना हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे? दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। दिस मोबाइल इज मेड ऑफ plastic. So plastic is the name of a material. Plastic is the name of a material. Good. ये मोबाइल नोकिया का है। अब हमने क्या बताया? कंपनी का नाम। So this mobile is made by Nokia. This mobile is made by Nokia. तो नोकिया यहां पर क्या है? कंपनी का नाम, कंपनी नेम। आई बात समझ में? ये मूर्ति सोने की है, सोना मटेरियल है। दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस आइडल इज मेड ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अब यहां पर पर्सन की बात बताई जा रही है, इसीलिए गूगल इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो याद रहेगी ना तीनों चीजें कि अगर कंट्री का नाम है तो मेड इन, मटेरियल का नाम है तो मेड ऑफ, एंड कंपनी या पर्सन का नाम है, देन एट दैट टाइम व्हाट विल यू से? यू विल से मेड बाय। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का यूज हम कहां करते हैं? एबल टू का यूज होता है किसी चीज के काबिल होना, योग्य होना, समर्थ होना, या किसी चीज को कर सकना। उस कॉन्टेक्स्ट में हम एबल टू का यूज करते हैं। जैसे यार मैं इस काम को करने में अयोग्य हूं, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, या आई एम अनएबल टू डू दिस वर्क, राइट? सो जैसे मैं ये काम करने के काबिल हूं, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। सो एबल टू योग्य होना, अयोग्य होना अनेबल। राम ये काम कर सकता है, राम इज एबल टू डू दिस वर्क, और राम कैन डू दिस वर्क, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कैन यहां पर क्या हो गई? मॉडल वर्ब हो गई।
क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो? Are you able to handle this business? Are you able to handle this business? So able to का यूज हम कहाँ करते हैं? योग्य होना, काबिल होना, समर्थ होना या कर सकना. So अभी तक हमने क्या देखा? गेट का यूज. गेट का यूज बीमार हो जाने के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे. नेक्स्ट था फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का यूज हम शौकीन जब हम किसी चीज के उसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे. थर्ड हमने देखा मेंट फॉर या मेड फॉर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेड इन, मेड बाय एंड मेड ऑफ. ये तीनों. अब हमारी नेक्स्ट जो चीज आई वो आई एबल टू. एबल टू का यूज हमने कैसे किया? जब हमें पता चला कि अगर हमें बोलना है कि हम किसी चीज को करने के योग्य हैं या नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने एबल टू का यूज किया. एम आई क्लियर? यहां तक मैं क्लियर हूं बिल्कुल? चलिए, सो इसी बात पे बढ़ जाते हैं आगे. हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कब करते हैं? हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम आखिरकार कब करते हैं? तो देखो, जब भी आप कोई काम करना या तो जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं. तब हम क्या करते हैं? हाउ टू का यूज. जैसे राम लिखना जानता है. राम नोज राइटिंग, है ना? राम लिखना जानता है, राम नोज राइटिंग. तो ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है. पर ऐसा कहना कि राम नोज हाउ टू राइट एक बेटर तरीका होता है. जैसे राम लिखना जानता है, जानना मतलब नो. सो राम नोज हाउ टू राइट. राम नोज राइटिंग, ये भी ठीक है, गलत नहीं है. लेकिन अगर एक बेटर तरीके से और हमें फ्रेम करना है तो हम यूज कर सकते हैं हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो यहां हमने हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. तो जब आप कोई काम करना या तो जानते हो या नहीं जानते हो, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे? हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. समझना, मैं नाचना जानता हूं. आई नो हाउ टू डांस. आई नो हाउ टू डांस. मैं नाचना नहीं जानता. आई डू नॉट नो हाउ टू डांस. है ना? क्या मैं नाचना जानता हूं? डू आई नो हाउ टू डांस. क्या मैं नाचना जानता हूं? डू आई नो हाउ टू डांस. राम खेलना जानता है. राम नोज हाउ टू प्ले. राम खेलना जानता है. राम नोज हाउ टू प्ले. राम क्रिकेट खेलना जानता है. राम नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट. तो आपको समझ में आई ये बात कि कभी भी अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें ये बताना है कि हम कोई काम करना जानते हैं या हम काम करना नहीं जानते हैं, तो वहां पर हम हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. यहां पर देखो, हाउ टू के साथ, 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 सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. लगी है ना? तो इसीलिए आप यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हर जगह जब भी आप कोई ऐसी बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है? आई नो हाउ टू डू दिस. मुझे पता है ये कैसे करना है. ठीक है? क्या वो खेलना जानता है? डिड ही नो हाउ टू प्ले. जानता था एक्चुअली, जब ही हमने डिड का यूज किया. मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता था. आई डिड नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. मैं पंजाबी बोलना जानता हूं. आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी. मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. राम कार चलाना जानता है. राम नोज हाउ टू ड्राइव अ कार. राम नोज हाउ टू ड्राइव अ कार. ओके, क्लियर है? कूल है? समझ में आ गई है बात? गुड फॉर यू. नेक्स्ट है कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी. कीप ऑन का मतलब होता है कोई भी काम को करते रहना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप ऑन? कीप ऑन का मतलब कोई भी काम को करते रहना. तो जब आप ये बता रहे हैं कि आप कोई भी काम को करते रह रहे हैं, तो कोई काम जब कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, एट दैट टाइम व्हाट डू? वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आईएनजी. तो यहां पे भी हम सेम चीज करेंगे. वो पढ़ता रहता है. ही कीप्स ऑन रीडिंग. वो पढ़ता रहता है. ही कीप्स ऑन रीडिंग. लोग लड़ते रहते हैं. पीपल कीप ऑन फाइटिंग.
मैं उसके घर जाता रहूंगा. I will keep on going his home. Everywhere you can see we have used first form of verb and then ing. First form of verb and then ing. First form of verb and then ing with keep on. So, अगर कोई काम करते रहने वाली बात बताई जा रही है, we use keep on and then with keep on we use first form of verb and ing. मैं उसके घर जाता रहता था. I used to keep on going his home. बच्चे खेलते रहते हैं. Children keep on playing. Keep on लगातार किसी चीज को on रखना मतलब करते रहना, चलते रहना. Am I clear? Good. अंकल सोचते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं. अंकल keeps on thinking. Uncle keeps on thinking. Doesn't say anything. राम 24 घंटे पढ़ता रहता है. राम keeps on studying 24 hours. वो दिन भर खाना बनाता रहा. He kept on cooking the food for the whole day. Why did we use kept on? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं. हम चलते रहे. We kept on walking. So keep को आप टेंसेस के अकॉर्डिंग उसका बदलाव कर सकते हैं. ऑब्वियसली वो सोता रहा. He kept on sleeping. यहां तक क्लियर हुई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कीप ऑन का यूज हम कब करेंगे? When we are doing something continuously. करते रहना किसी चीज को. ठीक है. राहुल दौड़ता रहा. राहुल kept on running. राहुल दौड़ता रहा. राहुल kept on running. मैं मिलता रहा भले ही लोगों ने बहुत टोका. I kept on meeting even though people objected a lot. Objected मतलब किसी चीज पर रोक लगाना या ऑब्जेक्ट करना, टोकना. ठीक है. So I kept on meeting. I kept on meeting even though people objected a lot. I kept on meeting even though people objected a lot. क्लियर हुई चीजें? गुड. नेक्स्ट है having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कब यूज करते हैं हम इसे? आफ्टर डूइंग समथिंग. किसी काम को या किसी क्रिया को करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा. अब यहां पर मिलने वाली क्रिया जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है. जो काम था मिलने का वो ऑलरेडी हो चुका है. Having met you, I will go there. Having met you, I will go there. राम के साथ खाना खाने के बाद मैंने पूछा. Having eaten the food, अब you can see we are using third form of verb. यहां पर भी having met you, meet, met, met. Eat, ate, eaten. वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म. किसी क्रिया के बाद. अगेन आफ्टर डूइंग समथिंग, किसी क्रिया के करने के बाद. Having met you, I will go there. तुमसे मिलने के बाद. राम के साथ खाना खाने के बाद. ये देखने के बाद. पापा से अनुमति लेने के बाद. तुम्हें पाने के बाद. Everywhere you can see एक क्रिया हो गई है, उसके बाद की बात की जा रही है. So at that time we are using having plus verb की third form. So ये देखने के बाद मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता. Having seen this, ये देखने के बाद having seen this, I can't dare to go there. I can't dare to go there. Dare हिम्मत. डेयर का यूज कैसे होगा? हिम्मत के लिए. पापा से अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया. Having taken permission from dad, I left home. Having taken permission from dad, I left home. तुम्हें पाने के बाद मानो सारे ख्वाब पूरे हो गए हों. याद आज यूज कर सकते हो तुम ये लाइन अपने beloved के ऊपर या अपने पार्टनर के साथ कि having found you as if all dreams came true. राइट कि तुम्हें पाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों. Having found you, तुम्हें पाने के बाद. As if all the dreams came true. Am I clear? यहां तक का समझ में आया या नहीं? कई सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं.
चलिए, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह माय गॉड, नो नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. ऊ का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या मैं जाऊं, है ना. मैं कहां जाऊं, मैं किससे कहूं, मैं उसे कैसे मिलूं, क्या मैं वहां ना जाऊं. ये जो ऊ वाले आ जाते हैं ना, अभी कहोगे मैम ये वाला तो आपने बताया ही नहीं, है ना. ये तो नहीं बताया आपने जब पहचान बताई थी टेंसेस में. तो इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं नेचर में. कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं जाऊं, डू आई गो. मैं कहां जाऊं, वेयर डू आई गो. मैं किससे कहूं, वेयर डू आई से, हु डू आई से, आई एम सॉरी. मैं उससे कैसे मिलूं, हाउ डू आई मीट हिम. मैं उससे कैसे मिलूं, हाउ डू आई मीट हिम. क्या मैं वहां ना जाऊं, डू आई नॉट गो देयर. ये बात अब किसे बताऊं, whom do I tell this now. अब मैं क्या करूं, what do I do now, है ना. हम बहुत सी बार ऊ वाला फॉर्मेशन ऐसे होगा, अगर हम ये बोलेंगे ना मैं जाऊं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वहां से पूछ रहे हैं कैन आई गो, राइट. तो इस तरीके के जो भी फॉर्मेशन होगी ना वो इंटेरोगेटिव में करना हमेशा. इंग्लिश बोलते समय उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का नेचर होता है इनका. प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं उनका नेचर होता है इनका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां यूज होता है. सो रोक पाना या काबू कर पाना. तो क्या कह रहे हैं, किसी भी चीज को रोक, होल्ड करना मतलब क्या होता है, रोक पाना, या किसी चीज को काबू कर पाना. कैसे, मैं हंसी नहीं रोक पाया, आई कुडंट होल्ड लैफिंग. होल्ड अगर आपने यूज किया तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे. किस कॉन्टेक्स्ट में, जब आप किसी चीज को काबू कर पाने की कोशिश कर रहे हो. जैसे मैं हंसी नहीं रोक पाया, आई कुडंट होल्ड लैफिंग. आई कुडंट होल्ड लैफिंग, आई कुडंट होल्ड लैफ नहीं, आई कुड नॉट होल्ड लैफिंग. राम अपने आंसू नहीं रोक पाया, राम कुडंट होल्ड हिज टीयर्स. अब यहां पर आईएनजी तो नहीं यूज कर सकते हम, है ना, टीयर के साथ. मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया, आई कुडंट होल्ड माय इमोशंस. वर्ब की बात है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है. टीयर्स कोई वर्ब नहीं है, इमोशंस कोई वर्ब नहीं है. राम मुझसे बात करने से खुद को रोक पाएगा, पाएगा क्या, will Ram be able to hold himself from talking to her. So talking यहां पर एक verb है, इसीलिए हमने ing इसके साथ लगा दिया. So will Ram be able to hold himself खुद को रोक पाएगा क्या, किस चीज से, from talking to her, उससे बात करने से. नेक्स्ट, मैं हंसी नहीं रोक पाऊंगा, I won't be able to hold laughing. I won't be able to hold laughing. won't का यूज क्यों किया, won't मतलब will not. क्यों यूज किया हमने, गागेगी के कॉन्टेक्स्ट में. किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हमने, गागेगी के कॉन्टेक्स्ट में. आई बात समझ में यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत. चलो, नेक्स्ट है हमारा सजेस्ट. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सजेस्ट. सजेस्ट का मतलब लगना. अब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, देखो, तुम्हारी फालतू की बातों से लगता है कि तुम पागल हो. योर नॉनसेंस सजेस्ट्स दैट यू आर मैड. सो यहां पर लग रहा है उसे, तो सजेस्ट वर्ड उसके लिए हम यूज करेंगे. लगना के लिए हम क्या करेंगे, सजेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. उसके बात करने के तरीके से लगता है कि वो बहुत अमीर है. हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट्स दैट ही इज वेरी रिच. उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो कोई मॉडल है. her way of walking suggests that she is a model. her way of walking suggests that he is a or she is a model. उसकी आवाज से लगा मानो मैं उसे पहले भी मिल चुका हूं. her voice suggested as if I have already met her. चुका हूं पास्ट की बात थी, इसीलिए हमने suggested यूज किया. ठीक है, मुझे ऐसा लगा मानो तुमने कई दिनों से खाना ना खाया हो. मुझे ऐसा लगा मानो तुमने कई दिनों से खाना ना खाया हो. I felt as if you had not taken the food for a long. I felt मुझे ऐसा लगा as if मानो you had not taken the food for a long, कि भाई तुमने कई समय से खाना ना खाया हो.
क्लियर है? तो यहां पर हमने सजेस्ट का भी मीनिंग अभी समझा। चलिए, सो आज हमने काफी सारी अलग अलग चीजें जानी। नेक्स्ट क्लास भी स्पेशल केसेस पर होगी। अब बारी है क्विज की, और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उससे बात करने के तरीके से लगता है कि वो बहुत अमीर है। 4 ऑप्शंस हैं। हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट्स दैट ही इज वेरी रिच, हिज वे ऑफ टॉकिंग सजेस्ट दैट ही वाज वेरी रिच, हिज वे ऑफ टॉक्ड suggests that he is very rich, या none. 4 options are there. फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पंजाबी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। ओके, आई नो हाउ टू स्पीक पंजाब, या फिर नन। यहां पर आप इसे स्पीक्स कर लेना, सेकेंड ऑप्शन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, उसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पंजाबी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आई नोन है, ध्यान रखिएगा, आई नोन हाउ टू स्पीक पंजाबी। ठीक है। सो आज हमने स्पेशल केसेस किए, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको ट्रांसलेट करने हैं आज वाले स्पेशल केसेस का यूज कर ही। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास भी स्पेशल केसेस पर भी होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।